Good morning to all of you in this accountancy class. Today we are going to start new one chapter, that is 18 chapter bill of exchange. आपका चैप्टर नंबर 18 है, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका ये चैप्टर है। तो नेचुरली कि एक्सचेंज का मतलब समझ ही गए होंगे, परचेज एंड सेल। तो ऐसा कोई बिल जो कि परचेज और सेल को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके, सुविधा दे सके, वो आपका जो है बिल ऑफ एक्सचेंज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो मैं पहले बता दूं। डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या हैं, पार्टीज कौन सी हैं, स्पेसिमन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशन ऑफ पार्टीज एंड स्पेसिमन ऑफ प्रोमोजरी नोट, और उसके बाद में डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमोजरी नोट, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ रेस, bill at site, bill after date, bill after site, discounting of bill, negotiation of bill, endorsement of bill, retiring of bill before maturity, dishonor and noting of bills और renewal of bills और accounting treatment of bill transactions। ठीक है, तो ये आपके पास में चैप्टर में होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। कि मान लो कि देर आर टू पर्सन ए एंड बी, ये दो आदमी हैं। ये जो है ही इज़ द सेलर ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये जो है इसने माल बेचता है, ये सेलर है और ये जो है वो परचेजर है। ठीक है, ये आपका परचेजर है। अब ए जो है बी को माल बेचता है, बी जो हमेशा ए से माल लेकर के आता है और पैसे दे देता है। पर ए को ये भी पता है कि बी जो है ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, he can cheat any time, he can take the material and will not make the payment। पर फिर भी बी को जो माल दे रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन का काम माल बेचना है और क्योंकि बी हर रोज़ पेमेंट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या हुआ कि बी ने एक दिन जो है माल ट्रक में डलवा लिया और पेमेंट के बारे में कहा कि भैया पेमेंट तो नहीं, कल दे देंगे। अब ए को लगा कि हाँ बी तो हिसाब किताब बराबर कर देगा, पीछे का सारा प्रॉफिट साफ कर दिया इसने। तो अब जो है हमारे पास में इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, वही आपका जो कानून है जिसका नाम है इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में बना था। उसमें ये था कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक कागज़ ले करके उसके ऊपर जो माल बेचने वाला है ये आदमी एक कागज़ के ऊपर जो लिख दे, एक जो वर्ड लिख दे, उस वर्ड में ये लिख दे कि आपका जो है, जिसको इसमें देखोगे वो इसमें लिख दे कि 2 month आफ्टर डेट या आफ्टर डेट टू पे माई ऑर्डर और सम ऑफ रुपीज़ इतना अमाउंट वैल्यू रिसीव्ड, और उस पर एक रसीदी टिकट लगा करके और उस पर साइन कर दे, खुद ए कर दे और बी उसके ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिख दे। ठीक है, यानी इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एक ऐसा कागज़ लो, ठीक है, और उस कागज़ के ऊपर आप जो है ये शब्द लिख लो। पहले ये शब्द कौन से, कि जैसे कि आपका ये न्यू दिल्ली का कोई ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर लिखा कागज़ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, ये न्यू दिल्ली का बना हुआ था। डेट मान लो कि आज आपकी जैसे होगी 12/12/20, ये होगी। ठीक है, इसके बाद में आपका अमाउंट मान लो 5 लाख रुपीज़ का था, आपने लिख दिया 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और इसके नीचे आपके जो एक स्टैंप है, रेवेन्यू स्टैंप है, वो यहाँ पर आप लगा दें। ठीक है, ऐसा इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बोलता है। फिर यहाँ पर लिख दें कि 2 मंथ है, 2 मंथ है। ठीक है, 2 महीने को उधार पे दिया था। 2 मंथ आफ्टर डेट, 2 month आफ्टर डेट, पे टू मी, मुझे पेमेंट कर दी जाए, दिस और माई ऑर्डर, या मेरे ऑर्डर के अनुसार, द सम ऑफ रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये वर्ड लिखे
और ये वर्ड लिख करके आप जो अपने साइन यहाँ कर दें कि जैसे कि मैंने माल बेचा था, मैंने अपने साइन कर दिया, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दिया। और ये बी है, बी ने यहाँ पर एक्सेप्टेड वर्ड लिखा, एक्सेप्टेड वर्ड लिखा और उसने बी ने अपने साइन यहाँ पर कर दिए। ठीक है, तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो इसमें क्लियर है जो लिख दिया गया कि यहाँ पर जो है ये बोला हम ए बोलते हैं क्योंकि ए सेलर है, ए ने यहाँ पर साइन कर दिए थे। ठीक है, और ये बी ने जो है परचेजर था, इसने साइन कर दिए। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट 1881 कहता है कि अगर बी उधार माल लेता है तो आप यानी ए जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे और उस पर बी के साइन करवा ले और फिर अपने पास रख ले, ए उसे अपने पास रिटेन कर लेगा। यानी पहले इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया, कागज़ वो बनाया, वो दे दिया बी को, बी ने साइन करके वापस ए को दे दिया। जब टाइम आएगा ए इसके पास में जाएगा और ये कागज़ इसको दे देगा बी को, बी कागज़ रख करके ए को वापस पैसे दे देगा। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे बात को कि पहले ए ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके ये ए को दे दिया। टाइम आने पर जितने दिन के उधार पे बात है इनकी, बी ए जब बी के पास जाएगा, बी ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा और ए को पैसे दे देगा। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट खत्म हो गया जी। ठीक है, तो ये कह रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक जो उधार का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पैसे डूबने की संभावना नहीं है। पता है कि 2 मंथ के बाद में आपकी पेमेंट आपको देनी है, कोई रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला याद रखेगा कि मैंने ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज दे रखा है। अगर वो बंदा बी पेमेंट ना करे तो ए जो कोर्ट में जा सकता है, ए कैन मूव टू द कोर्ट एंड देन कोर्ट विल वेरीफाई दैट दिस ट्रांजेक्शन इज वैलिड और नॉट। क्योंकि कई बार झूठा भी केस कर देते हैं और कोर्ट जो है वैलिड है उसको देखेगा। ए जो है ए के कहने पे कोर्ट बी के पास जाएगा, बी से पूछेगा कि क्या आपने पैसे देने हैं। अब बी कहता है कि हाँ देने हैं, तो कहेगा दे दो इसको, और कहता है नहीं दे रहा तो फिर कोर्ट केस करेगा, उससे से पैसे वो कोर्ट दिलवाएगा। तो इसका मतलब यह कि पैसा डूबने की संभावना ना के बराबर आपकी हो जाती है। तो ये कहलाता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया था जी कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। अब उसके बाद डेफिनेशन की बात कहें तो डेफिनेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only or to the order of the certain person or to the bearer of the instrument। यानी ये एक अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर जो है डायरेक्शन लिखी थी कि वो उसको पेमेंट करे या किसी और को, जैसा उसमें लिखा गया है। तो ये आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। अब इसकी जो है फीचर्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो हम देख लें। ठीक है, तो ये तो आपका कागज़ होगा, ये तो आपको पता चली गया। अब इसके आधार पे फीचर्स देखें कौन कौन सी फीचर्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो आपके हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, या हम इसको B/E भी लिख देते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो पहली फीचर आपकी है जी द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटर्न। ठीक है, पहली फीचर है कि मस्ट बी रिटर्न, मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। पहले तो ये कि रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, लिखा हुआ होगा। दूसरा है मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, सेकंड मस्ट कंटेन एन ऑर्डर। इसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप उसको पेमेंट कर दें। थर्ड है कि मस्ट बी अनकंडीशनल, मस्ट बी अनकंडीशनल। इसमें कोई कंडीशन पुट अप नहीं होगी कि आप ये नहीं कहेंगे कि ही विल पे व्हेन यू विल गिव हिम समथिंग और ही विल पे इफ यू विल डू समथिंग। ऐसा कुछ नहीं है
कि आपने जब खरीदा था माल तभी आपकी जो है ऑर्डर उसमें लिख दिया गया था, तो इसमें अनकंडीशनल है। आपके पास जैसे इंस्ट्रूमेंट जाएगा यू मस्ट पे इट, आपको उसे पे करनी ही पड़ेगी। आपको कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप ये करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड। फोर्थ इज अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड। आपका अमाउंट जो फिक्स होना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, जैसे 5 लाख लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि लगभग 5,000 अबाउट 5 लाख, ऐसा नहीं। अमाउंट मस्ट बी फिक्स, आपका अमाउंट जो वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। इसमें डेट जो फिक्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में दे देंगे, 2-4 महीने में दे देंगे, ऐसा नहीं है। डेट फिक्स है कि 2 महीने बाद में, यानी उसमें डेट लिखी है आज 1 जनवरी है, तो 2 महीने बाद में आपकी कौन सी डेट पड़ेगी, इसमें 3 डेज ग्रेस के लगाते हैं, फिर उसको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ग्रेस के थोड़ी देर बाद में बताएंगे। मस्ट बी साइंड बाय मेकर, मस्ट बी साइंड बाय मेकर। मेकर ने, जिसने, जैसे यहाँ पर जो ए ने बनाया था तो ए ने साइन किए थे, तो यहाँ पर मस्ट बी साइन बाय मेकर। जिसने मेकर जो होता है, जिसने माल बेचा वही बनाएगा, तो वो जो है उसके साइन होने जरूर चाहिए। मस्ट बी साइन बाय एक्सेप्टर। इस मेकर का जो है वो दूसरा वर्ड ड्रावर भी बोला जाता है, इसको ड्रावर भी बोलते हैं, ड्रावर बनाने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट है मस्ट बी साइंड, must be signed must be signed या must be accepted by ड्रावी, ड्रावी कहें या परचेजर। ये तो सेलर होगा, ड्रावर जो बनाता है सेलर बनाएगा, ड्रावी जो पेई भी कहते हैं उसका, परचेजर भी कहते हैं, उसके भी साइन होने चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। Amount mentioned the bill is payable either on demand or on the expiry of the fixed period. Must payable, must payable on demand, or on expiry, or on expiry of date। कि ये जो है आपके डिमांड पे, ये भी लिखा हो सकता है कि ऑन डिमांड, क्योंकि 2-3 प्रकार के होते हैं, ऑन डिमांड, ऑन एक्सपायरी, तो कभी भी आपका ये पेमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अमाउंट इज पेबल आइदर टू द बियरर और टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन। पेमेंट मे बी टू बियरर और एनी स्पेसिफाइड पर्सन, और एनी स्पेसिफाइड पर्सन कि ये जो है कि बियर जो भी इसको लेके आ जाए इसको दे दें, या किसी आदमी का नाम लिखा उसी को पेमेंट करें। इट बियर स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, जो इसमें यहाँ पर जो स्टैम्प है अकॉर्डिंग टू अमाउंट, ठीक है। मस्ट बी स्टैम्प्ड, must be stamped according to amount, अमाउंट के हिसाब से जो है उसकी स्टैम्प लगी होनी चाहिए। तो ये इसकी आपके जो फीचर्स हैं, तो फीचर्स को एक बार और देख लो, वैसे तो वहाँ से देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी आप एक बार फिर देख लो फीचर्स कौन सी हैं। मस्ट बी रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, ऑर्डर होना चाहिए, इसमें रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी अनकंडीशनल, आपके जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड, अमाउंट इसके अंदर आपका फिक्स होना चाहिए, नियर अबाउट नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट भी आपके फिक्स होनी चाहिए, ठीक है।
और मस्ट बी साइंड बाय मेकर या ड्रावर, ड्रावर या मेकर के द्वारा साइन होना चाहिए। मस्ट बी साइंड बाय द ड्रावी या परचेजर के द्वारा भी होना चाहिए। मस्ट पेबल ऑन डिमांड ऑन और एक्सपायरी ऑन द डेट, कि या तो डिमांड पे या एक्सपायरी डेट पे इसकी पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट में भी बेरर टू बेरर और टू एन स्पेसिफाइड पर्सन, पेमेंट जो है किसी बेरर जो भी लेके आए उसको या किसी व्यक्ति को न होनी चाहिए। मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू दी अमाउंट, और स्टैम्प जो है इसके ऊपर जो रेवेन्यू स्टैम्प है अकॉर्डिंग टू अमाउंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वो कौन कौन सी, इसमें जो पार्टी हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन कौन सी हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पार्टियां कौन सी हैं, लो जी हम वो एक बार करके देखते हैं। तो आपकी 3 पार्टी, वैसे तो मेन 2 हैं पर उसको 3 भी मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज कौन सी हैं? पहली पार्टी है ड्रावर। ड्रावर, ड्रावर को हम जो है ये भी कह सकते हैं कि जो जिस आदमी ने माल बेचा है दैट इज कॉल्ड एज ए ड्रावर, वो आपका ड्रावर होगा। भाई हाँ ठीक करे, एक दिन पहले बतानी चाहिए था ना। कोई ये पढ़ा कौन लेना है, और ये पेपर का लेना है काम थोड़ा है, पढ़ा भी लिया करो नहीं, ठीक है ना। ये केयर टेकर लगा दिए क्यों रे? हाँ जी, ड्रावर है। तो ड्रावर आपका सबसे पहले कौन सा होता है कि द सेलर, जिस आदमी ने माल बेचा, जैसे कि यहाँ पर ए ने माल बेचा था तो ए यहाँ पर ड्रावर है, ये सारा ए ने ड्रा किया था तो ड्रावर कहलाता है। ठीक है जी। दूसरा आपके पास उसके बाद में जो है वो आपका है ड्रावर, ड्रावी और एक्सेप्टर। ड्रावी और एक्सेप्टर, आपका ड्रावी कहें या एक्सेप्टर कहें, जिस आदमी ने माल खरीदा है, यहाँ पर जैसे कि खरीदा बी ने था तो बी ने इसको एक्सेप्ट किया था तो बी आपका एक्सेप्टर है। ठीक है, तो जिसने माल उधार खरीदा वो आपका एक्सेप्टर कहलाता है, वो एक्सेप्टेड वर्ड लिख के जो साइन करेगा। और थर्ड आपका पेई, पेई, पेई जो पे करेगा तो नेचुरली पेई होता तो यही है, होता तो यही है पेई, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया, पेमेंट किसने देनी है। पर कई बार क्या होता है कि जो ड्रावर है इससे अपना ले करके ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले करके अपने बैंक से डिस्काउंट कर देता है, तो यहाँ पर जब बैंक फिर पेई बन जाता है कि जिसने पेमेंट की, तो अब यहाँ पर जब वो अपने बैंक से डिस्काउंट करता है, बैंक फिर जो इससे पैसे लेता है यानी बी से पैसे ले लेगा। तो यानी पेई जो है कई बार, वैसे तो यही होता है पेई, पर कई बार बैंक या दूसरे लोग भी पेई हो जाते हैं, क्योंकि हम ये किसी बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को भी दे देते हैं तो उसका इंडोर्समेंट कहलाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो इंडोर्सी भी कई बार जो है पेई आपका बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में स्पेसिमन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया, स्पेसिमन ये है। एडवांटेज कौन कौन सी हैं आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की, यानी इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, तो वो देखो। तो इसमें 3 पार्टियाँ थी, ड्रावर, ड्रावी और पेई। ड्रावर यानी जो सेलर है, और ड्रावी जो परचेजर है, और पेई जो पेमेंट करता है। ठीक है, तो आपके एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेज कौन कौन से हैं? तो पहला जो फ़ायदा है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो है जी हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल, हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं उनके उधार परचेज और सेल करने में हेल्पफुल है, क्योंकि किसी आदमी के पास में कोई पैसे हो या ना हो तो उस हालत में आप जो है उधार पे माल बेच या खरीद सकते हैं, क्योंकि आप इसके हेल्प से ऐसा पॉसिबल है।
और ये आपने इंटरनेशनल ट्रेड में भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखा था कि वहाँ पर जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें दिया जाता था। लीगल डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट इज लीगल डॉक्यूमेंट। इट बिकेम्स एन लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू एक्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ लीगलाइज्ड। तो इसमें जो है आपका कोर्ट जो अपना काम करेगा। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, आपके डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज भी इसमें है। मीन्स आपको ये एक कागज मिल गया, आप अपने बैंक के पास में जाकर के डिस्काउंट करवा सकते, कुछ पैसा काटेगा बैंक और आपको पैसे बिफोर टाइम आपको दे देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंडोर्समेंट पॉसिबल। इंडोर्समेंट पॉसिबल, आपका इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट होता है कि किसी को देना। मान लो कि मेरे पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया, मैं ये आपको भी दे सकता हूँ। आपसे मैंने कोई माल उधार खरीदा तो मैंने बी वाला बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दे दिया, आप उसकी पेमेंट ले लेंगे। तो इस प्रकार से इंडोर्स किया जा सकता है। इंडोर्स होता है किसी दूसरे को दे देना, तो इंडोर्समेंट आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आपका है जी वो रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। रिमाइंडर होता है चेतावनियाँ, कि आप अगर वैसे माल उधार बेचते तो बार बार उनको रिमाइंडर भेजना पड़ता है, भैया हमारा पैसा भेजो पैसा भेजो। यहाँ पर रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं, पहले पता है कि डेट वो है, और नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, हेल्पफुल इन प्लानिंग, कैश की प्लानिंग करने में हेल्पफुल है कि कितना पैसा कहाँ से कब आएगा, तो वो हमें पता चल जाता है। ठीक है। और सातवां इसका फ़ायदा है कन्वीनियंट मीन्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। फॉरेन पेमेंट आप इसमें कर सकते हैं। फॉरेन पेमेंट जैसे कल हमने बातें की थी बिजनेस स्टडी में, तो फॉरेन पेमेंट में भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपका चलता है। और नेक्स्ट है सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, आपका जो पैसा सर्कुलेशन में है, जो पैसा मार्केट में आपकी जेबों में दुकानों में पड़ा है, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैसे का ही काम करता है, तो वो पैसा आपका बच जाता है, सर्कुलेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो वो मनी और लोगों का काम आ जाता है। नेक्स्ट है फॉर कन्वीनियंट परचेज। कन्वीनियंट परचेज, कन्वीनियंट परचेज, आपकी परचेज भी बड़ी आसान हो जाती है कि आप आराम से इसको उधार पे खरीद सकते हैं। ठीक है जी। आज हम इतना ही करते हैं। कल हम प्रोमोजरी नोट, उसके फीचर्स, उसका स्पेसिमन और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, ये हम चीज़ें करेंगे। और उसके बाद में जो है कल तो नहीं, कल तो सॉरी संडे है, उसके बाद हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।